अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिमसिम टीवी। मैं हूं आसिम अमीर ख़ान। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, थर्ड टेस्ट मैच, सेकंड डे, और पूरी तरह से डोमिनेट किया है इंग्लैंड ने। सबसे पहले बात करेंगे, इंडिया ने अपनी इनिंग्स शुरू की और आते ही जो रूट ने और जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए विकेट्स हासिल की। और उनको एक टाइम ऐसा था कि इंडिया 300 तकरीबन 350 पे उनकी विकटें गिनी थी, और उसके बाद उनको 450 के टोटल तक 450 के टोटल के राउंड रोकना बस कमेंडेबल। बेहतरीन बॉलिंग की इंग्लैंड ने, फाइट बैक किया और दिखाया कि जो पिछला दिन है, अगर उसकी जीत आपको हासिल नहीं भी हुई और आपको शिकस्त हुई है, तो वो शिकस्त आपने दिमाग पे नहीं रखनी और आपने नई एनर्जी के साथ, नए पैशन के साथ, नए प्लान के साथ आना है सेकंड डे, और आपने फिर से इसको एक नई बैटल समझना है, क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट इज़ अबाउट स्मॉल लिटिल बैटल्स। और इंडिया को भी यही करना चाहिए था कि इंडिया को यह थोड़ा सा इजी नज़र आया। इंडिया को भी बड़े टोटल की तरफ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि 450 से 500 प्लस करना चाहिए, और 450 मेरे हिसाब से बड़ा, इस विकेट के हिसाब से पार स्कोर है। इंग्लैंड ने जो एक बड़ी अक्लमंदी की है ना अपने अप्रोच में पहले 2 टेस्ट मैचेस में, और ये चीज़ नज़र आती है, ऑपोजिशन का खेलने का स्टाइल डिफ़ाइन कर देता है आगे सीरीज़ में कि जो आपके ऑपोजिशन टीम पे आप कैसे प्रेशर डाल सकते हो। जो अप्रोच इंग्लैंड की रही है बैस बॉल की वजह से स्पेसिफिकली, इंडिया को आप देखें पिछले कई अरसे में उन्होंने ऐसी पिचेस नहीं बनाई जिस तरह उन्होंने प्रेशर में आके, दबाव में आके ना, उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच के लिए एक फ्लैट पिच बना दी है। फ्लैट पिच का बैस बॉल के हवाले से उनको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। स्पिन के अगेंस्ट हम सब ने देखा उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन शायद इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि जसप्रीत बुमराह की जो परफॉर्मेंस रही है, और इंग्लैंड ने फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट भी स्ट्रगल किया, तो शायद वो ये सोच रहे थे कि फास्ट बॉलर्स उनके लिए वो काम कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हर मैच में तो जाहिर है जसप्रीत बुमराह तो कुछ नहीं करेंगे, और सारी जिम्मेदारी उनकी भी नहीं है। इस फ्लैट पिच का इंडिया को फिर नुकसान ये हुआ कि 450 बड़ा पार स्कोर नज़र आ रहा है, एक पार टोटल नज़र आ रहा है। और जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग की है, ओपनिंग की, इंग्लैंड की ओपनिंग की, यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा। मैंने पिछली भी कई वीडियोज़ में बात की है कि जैक क्रॉली और बेन डकेट स्पेशली बड़े अंडररेटेड रहे हैं, क्योंकि जैक क्रॉली के राउंड ही बात चलती रही है। फिर वो 2-3 अच्छी इनिंग्स भी उन्होंने लगातार खेली हैं, उनकी फॉर्म पे भी सवाल उठे। लेकिन अगर आप बेन डकेट को नोट करें, वो ही वॉज क्वाइटली स्नीकिंग इन विद ब्रिलियंट और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज, 40 अबव एवरेज करे थे। अब उनकी करियर एवरेज जो इस वक्त स्टैंड कर रही है वो 45 प्लस है, और तीसरा 100 उन्होंने किया है। और इंग्लैंड की जो ओपनिंग है हर मैच में, अगर आप इस सीरीज़ में भी पहले 2 टेस्ट मैचेस की चारों इनिंग्स में देख लें, उन्होंने हर मैच में, अगर हर इनिंग्स में नहीं तो हर मैच में इंग्लैंड को एक अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड किया, और आज भी उन्होंने यही किया। लेकिन टोटली क्लूलेस नज़र आए रोहित शर्मा की कप्तानी पे मैंने पहले भी एक बात की थी, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में और विराट कोहली की कप्तानी में डिफरेंस, कि रोहित शर्मा चीज़ों के नेचुरली होने का वेट करते हैं, लक पे ज़्यादा रिलाय करते हैं। अब आप इतना बड़ा आप देखें ब्लंडर मारा है रोहित शर्मा ने कि बेन डकेट, आज से पहले बेन डकेट ने इंडिया के अगेंस्ट 7 इनिंग्स खेली थी टेस्ट मैच में, 7, और उन 7 इनिंग्स में से आउट ऑफ दो 7 इनिंग्स अश्विन ने उन्हें 5 दफ़ा आउट किया था, 5 टाइम्स। अच्छा ये भी, और अश्विन के जो, अगर आप न्यू बॉल के स्टैट्स देखें पहली और दूसरी इनिंग्स में, पिछले 5 सालों में इंडिया के बेस्ट बॉलर रहे हैं वो नए गेंद से, रिगार्डलेस ऑफ द पिच कि स्पिनिंग विकेट है या फ्लैट पिच है। फिर आपने लेफ़्ट हैंडर के अगेंस्ट, जो कि रिलेटिवली लेफ़्ट हैंडर, लेफ़्ट आर्म स्पिनर को बेहतर खेलता है, आपने कुलदीप यादव को नया गेंद दे दिया और लगा दिया जल्दी, और बजाय कि आप राइट आर्म फिंगर स्पिनर लगाते हैं, आपने लेफ़्ट आर्म रिस्ट स्पिनर लगा दिया लेफ़्ट हैंडर के अगेंस्ट, जो उन्होंने बड़े ईजिली उनको खेला, स्वीप्स मारी। स्वीप के तो वैसे ही बड़े अच्छे प्लेयर हैं, स्लॉग स्वीपिंग की, स्वीप्स की। और जब रविचंद्रन अश्विन विकेट पे आए हैं पहली दफ़ा बॉल करने, उनका पहला स्पेल, जब फाइनली रोहित शर्मा ने उनको गेंद दिया, तो बेन डकेट उस वक्त ऑलरेडी 55 पे खेल रहे थे, और इंग्लैंड का टोटल 70 प्लस था। अब इतना बड़ा ब्लंडर, मैं हैरान हूँ कि स्टैट्स के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, और जहाँ लोग मैचअप्स की बात करते हैं, स्टैट्स मर्चेंट बने होते हैं, किसी ने पैगाम नहीं भेजा इस पूरे दुरानिये के दौरान। टीम मैनेजमेंट की तरफ से ग्राउंड में कोई नहीं पैगाम लेके आया। राहुल द्रविड़ ने किसी को नहीं भेजा कि भाई आप रविचंद्रन अश्विन को बॉलिंग क्यों नहीं दे रहे। और इवन जडेजा, अगर आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाना था तो जडेजा भी इतने अच्छे स्पिनर हैं, इंडिया में उनका इतना आउट क्लास रिकॉर्ड है, अश्विन और इसके नेड़े भी कोई नहीं आता। हैवी मतलब विकेट्स उनकी, ब्रिलियंट एवरेज पे,
ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट पे। और यहाँ पे उनको भी बड़ी कम बॉलिंग दी गई और अश्विन को तो लाया लेट गया। एक बंदे ने 7 में से 5 दफ़ा किसी को आउट किया हो, और बेन डकेट ने आज से पहले उन 7 इनिंग्स में एक 50 नहीं किया था। आज वो 130 अबव पे नॉट आउट खेल रहा है इस वक्त। तो आपने उसको प्लेटफॉर्म दिया। जब अश्विन आए हैं दूसरा तीसरा ओवर कर रहे थे, मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी 70-80 पे खेल रहा था, यानी 100 के करीब था। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था रोहित शर्मा की तरफ से जो नज़र आया, और टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी ये गैप नज़र आया कम्युनिकेशन का। यानी कप्तानी से चलें, कप्तान से गलती हो सकती है, उस वक्त प्रेशर में वो आ जाता है, उसको नई चीज़ें समझ आ रही होती। वो ज़्यादा रिलाय शायद ये कर रहा था कि पिछले 2 मैचेस में बुमराह ने उनका काम किया था, कुलदीप यादव ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी नए गेंद से। लेकिन अगर वो कप्तान ये गलती कर भी रहा है तो कोचेस इसलिए बैठे हैं, टीम मैनेजमेंट इसलिए, टीम के मैनेजर्स इसलिए बैठे हैं कि वो आपको गाइड करें, कम से कम पैगाम ही भेज दें कि यार आप ये गलती कर रहे हैं। और ये जो वेटिंग गेम रोहित शर्मा खेलते हैं, पहले टेस्ट मैच में भी मैंने ये बात की थी कि रोहित शर्मा वेटिंग गेम खेलते हैं, बहुत लंबी वेटिंग गेम, चीज़ों को नेचुरली होने का वेट करते हैं। इतनी देर में मैच आपके हाथ से निकल जाता। अब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने 450 अबव किया, बोर्ड पे लगाया, उनको अंडर प्रेशर करें आपने उनको बाकायदा प्लेट में रख के जो है ना वो एडवांटेज दे दिया, उनको प्लेटफॉर्म बनाने का मौका दे दिया। और अब इस विकेट पे बेन डकेट अभी भी खड़े हैं, अभी बैटिंग लाइनअप आनी है। ओली पॉप के साथ उनकी बेहतरीन पार्टनरशिप हुई। ओली पॉप भी थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे। अब वो DRS पे सबको लग रहा था कि टॉप ऑफ हिट नहीं करेगा, स्टम्प्स का ऊपर निकल जाएगी बॉल, लेकिन पता नहीं वो टॉप ऑफ कैसे आ गया। टेक्नोलॉजी का ये है, कभी आपके हक में आएगी कभी नहीं आएगी, इस पर हम बात नहीं कर सकते ज़्यादा, इस पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये उनके या प्लेयर्स के हमारे हाथ में नहीं है। तो जो रूट विकेट में है पूरी सीरीज़ में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये मौका उनके लिए बेहतरीन है और मुझे लगता है कि वो करेंगे, क्योंकि ऐसी पिच मुझे लगता नहीं है कि दोबारा इंडिया इंग्लैंड को देगा। अगर दी तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सो कैप्टनसी वाइज अगर बात की जाए, रोहित शर्मा की जो फील्ड प्लेसमेंट्स थी वो भी बिल्कुल समझ से बालातर थी कि इजी, एक तो वो सिंगल्स दे रहे थे, फिर फील्ड इतनी जल्दी स्प्रेड करने का क्या फ़ायदा है। इतनी जल्दी अगर आप फील्ड स्प्रेड कर देंगे, और जहाँ पे फील्ड स्प्रेड करनी चाहिए थी जिस वक्त पे, कि एक दफ़ा भी, अच्छा ये भी देखें आप, इंग्लैंड 180 फॉर, मेरा ख्याल है 180 फॉर 1 था ऑलमोस्ट 30 अबव ओवर्स में, स्ट्राइकिंग एट अ रेट, रन रेट उनका मतलब जा रहा था एट अबव ऑलमोस्ट अबव 6, ठीक है। एक दफ़ा भी रोहित शर्मा ने अपने बेस्ट 2 स्पिनर्स को, जिनका आउट क्लास रिकॉर्ड है, अश्विन ने 500 आउट भी किया आज, अपनी 500th विकेट भी ली, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम ऑन दैट, ही इज़ अ लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट, नो डाउट अबाउट दैट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड टू हैव एवर प्लेड द गेम। लेकिन एक दफ़ा भी रोहित शर्मा ने जडेजा और अश्विन, अपने 2 बेस्ट बॉलर्स को एक साथ बॉलिंग नहीं दी, दोनों एंड से एक दफ़ा भी उस टाइम तक स्पिनर नहीं लगाया उन्होंने। ही शुड हैव यूज देम इन टैंडम, एक एंड से जडेजा, एक एंड से अश्विन, या एक एंड से कुलदीप यादव, एक एंड से अश्विन। 30 अबव ओवर्स हो गए, 182 फॉर 1, और एक दफ़ा भी दोनों एंड से स्पिनर नहीं आया। आप दोनों एंड से स्पिनर लगा के तब थोड़ी सी फील्ड खोलते और उनको चैलेंज करते कि अब मारो बाउंड्रीज़ रोकते, फिर वो शायद दूसरी चीज़ें ट्राई करते। खैर बहुत ही ज़्यादा बुरी कप्तानी नज़र आई है आज जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है रोहित शर्मा की कप्तानी देख के, क्योंकि इतना तो मुझे नहीं लगता था कि मैंने अभी तक इस हद तक रोहित शर्मा की को क्लूलेस देखा जो आज देखा। और बेन डकेट पे बात करें तो बेन डकेट ने कमाल खेला। बेन डकेट, हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस 2016, जब ही वाज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द नेशनल इंग्लिश टीम, सीनियर इंग्लिश टीम, लेकिन फिर डिसिप्लिनरी कुछ इश्यूज़ हुए उनके, फिर वो पैकिंग ऑर्डर में नीचे चले गए और प्लेयर्स आ गए, टीम मैनेजमेंट बदल गई, उनकी प्रेफरेंसेस डिसिप्लिन के हवाले से थोड़ी ज़्यादा थी। बैस बॉल ने उन्हें भरपूर मौका दिया और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस नहीं रोकी डोमेस्टिक में, तो वो आए हैं, लेकिन वो स्वीप के और स्पिन के वन ऑफ द बेस्ट इंग्लैंड प्लेयर्स हैं। बेशक पिछला इंडिया का टूर उनका इतना अच्छा नहीं किया, तकरीबन उनका करियर ओवर हो गया था। अश्विन के अगेंस्ट वो क्लूलेस थे स्पिनिंग विकेट्स पे और स्पिनर्स के अगेंस्ट, लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा तब भी स्पिन के बहुत बेहतर बैट्समैन थे, बस उन्हें मौका इतना खुल के वो नहीं अपने आप को दिखा सके। बांग्लादेश में जब उन्होंने खेला था अपनी पहली सीरीज़ में 16-17 के राउंड या पता नहीं 18 में, तो ही प्लेड फेयरली बेटर, ही फेयर्ड लिटिल बेटर, ही इज़ अ गुड बैट्समैन ऑफ स्पिन। स्वीप के वो मास्टर हैं, और रिवर्स स्वीप पे जिस तरह उन्होंने स्लॉगिंग की है, स्लॉग स्वीप, वो आज उन्होंने 1-2 स्लॉग स्वीप्स इतनी अच्छी खेली हैं, यानी तीनों विकेट्स अपनी छोड़ के अश्विन को चैलेंज किया कि जी आउट करो। और जब अश्विन ने बॉल की तो उन्होंने इतनी
कमाल की नीचे से स्लॉक स्वीप उठाई, फिर जडेजा को जो उन्होंने रिवर्स स्वीप पे छक्का मारा, इट वाज आउट क्लास। और माइकल वॉन ने भी जैसे ट्वीट किया, इंडिया ने ज़्यादा बॉलिंग अराउंड द विकेट की है, ओवर द विकेट नहीं की। ओवर द विकेट बॉलिंग अगर वो करते तो ये फ़ायदा होता है कि जब दूसरे एंड से फास्ट बॉलर या बॉलर्स आपका बॉलिंग कर रहे होते हैं तो जो जंप वगैरह वो ले रहे होते हैं, उससे रफ पैच जो बनता है वो आप यूज़ करते हो। माइकल वॉन ने भी एग्जैक्टली यही बात की है कि ओवर द विकेट इंडिया ने, उनकी समझ में नहीं आया कि क्यों बॉलिंग नहीं की, और वो जो रफ पैच है जो दूसरे बॉलर्स का वो यूज़ कर सकते थे विकेट के दूसरे एंड पे, वहाँ बॉलिंग करके इस प्लान पे इन्होंने अमल क्यों नहीं किया। ओवर द विकेट से वो रफ पैचेस को यूज़ करते हैं दूसरे बॉलर्स के दूसरे एंड से, और वहाँ पे बॉलिंग बार बार करते हैं, उस जगह पे कंसिस्टेंट बॉलिंग करते हैं, चैलेंज करते हैं कि अब खेलें। वहाँ से टर्न होता है, स्लिप लग सकती थी, एज हो सकता था, स्लॉगिंग करते हुए ऊपर बॉल चढ़ सकती थी। खैर डे 1 इंडिया का था, लेकिन अगर डे 2 की बात करें तो डे 2 बिलोंग्ड कम्प्लीटली टू इंग्लैंड इन माई ओपिनियन। और इस वक्त इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, चाहे वो 1% से क्यों ना हो, लेकिन डे 2 बिलोंग टू इंग्लैंड। खैर ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि हमने हमेशा देखा है और ये आप देखेंगे आगे, हिस्ट्री हमें बताती है कि टेस्ट मैचेस में आप दिन जीतें या सेशन, इट डज़ नॉट मैटर। एट द एंड जो क्लोजिंग मोमेंट्स है ना, क्लोजिंग सेशंस और क्लोजिंग डेज, आखिरी 2 दिन जब मैच मतलब आगे जाएगा और फिनिशिंग टचेस में जाएगा, वो सेशंस कौन डोमिनेट करता है, वहाँ पे कौन अपने नर्व्स पे काबू रखता है, प्रेशर सिचुएशंस कौन हैंडल करता है, वो टीम जीतती है, इवेंचुअली वो ऊपर आएगी। सो बहुत क्रिकेट अभी बाकी है। तीसरा दिन इज़ गोना बी मोस्ट एक्साइटिंग कि इंग्लैंड कल क्या करता है, क्या इंडिया कमबैक करता है या इंग्लैंड डोमिनेट करके इंडिया को दोबारा खेलने में मजबूर करता है और अंडर लाइट्स आखिरी 10 ओवर करके कोई एक आध आउट करता है। देखेंगे, फिर मिलेंगे सिमसिम टीवी में। अपना ख्याल रखें, और अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में सिमसिम टीवी से। अल्लाह हाफिज़।